सभी लिखना बंद कर दो ना, समय आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। और एक जैसे हम लिखते हैं ना, तो उसी दौरान आप राइट करने का प्रयास किया करो, जिससे कि दिमाग में ये कंफ्यूजन, ये दिमाग में टेंशन ना रहे कि सर जी कब तक समझा दी, कब तक में लिख लो, है ना। ये टेंशन रहती है। और बहुत से भैया बहन ऐसे लिखते रहते हैं, अरे भैया नीचे कॉपी तो देखो क्या लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना ना, मौका दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्लास में हो, कभी कभी भूल जाते हो ना कहाँ बैठे हैं, पौनी 2 घंटे की बात है कि स्कूल में कैसे बैठते हो आप, कोना टूटते हो क्या हैं? हाँ, हम भी देखो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं 11th-12th में, लेकिन हम बीच वाले मेल में रहते थे। हम भी नहीं पढ़ते थे, दूसरों को नहीं पढ़ने देते थे, ऐसा सिस्टम था हमारा। कब? क्लास में। हाँ, लेकिन हम बुक में पढ़ते थे। रात को 12 बजे उठते थे और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पढ़ते थे, फिर सोते थे। छुट्टी के दिन पूरे गांव में घूमते थे, चक्कर लगाते। और सबके नजरों में क्या फहमी? आवारा। हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आता था तब पता लगता था कि इसकी तो इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी, कैसे बढ़ी, बिल्ली का बात अच्छी कर देता है, ऐसा होता होता। वेलकम कंट्रोल रूम में चले जाओ ललिता है ना, सामने रूम में चले जाओ, पीछे को चला लो ना। अभी आ रहे हैं आपके साथ वाली बहन आ रहे हैं, देखो जरा। दोबारा से थोड़ा सा हम फास्टली समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमने लिखवा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। नरेशन का मतलब वक्ता होता है, 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष वक्ता और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट नरेशन यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को युगपत व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इनके नाम बहुत से भैया बहनों को 99% याद नहीं है। आगे की बात सुनने। हाँ, जब घर में 2 बच्चों का नाम हो ना, हावा सिंह, सुबह सिंह, तो पता ही नहीं लगता हावा सिंह कौन है, सुबह सिंह कौन है। ऐसा ही होता ना, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है बस केवल। तो यही वही कंफ्यूजन है। हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच बोल देंगे। कभी कभी तो ऐसा ही होता है, कास्ट भी चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं हम, तो रिपोर्टिंग स्पीच बोल देंगे, और उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब बोल देंगे। ऐसा भी हो जाता है। इसलिए इन वाक्यों का विशेष आपको ध्यान रखना है। रवि के नाम से और रोशन सिंह के नाम से याद रखना है। रवि तो कौन है? बाहर वाला। आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। आरबी का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस। तो रवि तो क्या रहता है? बाहर। और रोशन सिंह आरिका सिंह में ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है सुरक्षा के रूप में। और इसकी सुरक्षा कौन करता है? रवि। रवि करता है भैया। रोशन सिंह की कौन करता है सुरक्षा? रवि, ये बॉडीगार्ड। इसलिए इन चीजों को याद रखना है विशेष, क्योंकि आगे हम यही समझाने वाले हैं। इतना ही बोलेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदल देंगे। अब आपको ये नहीं पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को कौन सा रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कैसे क्या बदल देंगे। आरी के बात होने इसको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बार बार नाम आपको बोला नहीं जाएगा, समझाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हम 2 भागों में बांट दिया है डायरेक्ट नरेशन को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट नरेशन, जिन वक्ता के कई शब्दों को जुका पे व्यक्त न करके अपने शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 3 नियमों का विशेष ध्यान रखना है। पहला नियम हमारा है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। और अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आए, केवल से ही रहे, सेज रहे और सैड रहे, तो हम सेव रखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। से को सेज में, सेज को सेज में और सैड को
सैड में ही रखेंगे। अंडरस्टैंड? ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि कंजक्शन वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के आगे आया हुआ कोमा और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में आया हुआ इन्वर्टेड कोमा, इन दोनों को हटा करके कंजक्शन वर्ड में क्या लगा देंगे? सैड। दो नियम हो गए। तीसरा नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो आवश्यकता अनुसार, हमेशा नहीं, जब आवश्यकता पड़े तो ही प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है क्या? उसके बाद में हमने प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन समझाने का प्रयास किया तो सारणी बनवाई थी। ठीक है? जैसे कि हमने बोला था पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है? PERSON, पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति यानी मैं बोल रहा हूँ, नमस्ते मैम। दूसरा व्यक्ति आप सुन रहे हो। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो सुन नहीं रहा, परफेक्ट। ठीक है? 3 पर्सन हो गए ना, 3 व्यक्ति हो गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है? इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये सब्जेक्टिव केस है। अब इनका पॉजिटिव केस की हम बात करें तो आई का क्या हो जाएगा? माई। दैट हो गया। अब डायरेक्ट में क्या आ रहे हो आप? हैं भैया? परिवहन नाम है ना आपका, डायरेक्ट आ रहे हो आप? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ध्यान दो। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर प्रोनाउन से संबंधित, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, यू, यूर, यू, यूर सेल्फ और यूर सेल्वेज। ठीक है ना? दोनों आते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन के रूप में काम कर रहा है तो यूर सेल्फ, और सेकंड पर्सन कहने वाला प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो यूर सेल्वेज। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर सेल्फ, और उसके बाद में इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्वेज। ये आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? सारणी के सभी रूल और रेगुलेशन याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा। और एक बार में आपको ऐसे नहीं कि 100% समझ में आ जाएगा। हम 100% समझाने का प्रयास करते हैं, केवल 30% ही आएगा। जिसका माइंड कैचिंग पावर तेज है ना, तो हो सकता है 50% समझ जाए, 100% तो वो भी नहीं समझ पाएगा। इसको हम 2-4 बार पढ़ाएंगे ना तो रियलिटी लगाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, रिविजन होगा, तब जाकर के सिस्टम समझ में बैठेगा पूर्ण रूप से। ठीक है? हाँ, एक बार में नहीं होता ऐसे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मान लो आपके घर में बड़े भैया बहन हो, उन्होंने पढ़ लिया ना, तब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनको भी सब नहीं आते हैं। आप ऑडिट कर सकते हो, पूछ सकते हो उनको कि नीरज सिंह का अगर हम एग्जाम्पल देते तो इंडियन बना दो, उसका नहीं पता है, 10वीं में पढ़े थे, 12वीं में पढ़े थे, पता ही नहीं है ना। और कंपटीशन में अगर आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर कोई दूसरी कंपटीशन वगैरह से आप पेपर देखोगे जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें ये सब आपको देखने को मिलेंगे सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है? तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर के समझने का प्रयास करना है। अब उसके बाद में हमने आज ये लिख पाया है, उसको समझना है। ठीक है? जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कल हमने समझाया था, सेम उसी को दोबारा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने जो शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी ना, SON/123, ये जो हमने पूरी रामायण लिखवाई है, ये रामायण इसी की है। हाँ, ये इसी का मामला है पूरा। ये समझ लो तो ये समझ लो। आ रही क्या बात समझ में? ऐसे है। ये इसलिए लिखवाया है कि 2 दिन के बाद में आप खुद अगर समझने और याद करने का प्रयास करोगे ना, भूल जाओगे अगर यही हमने समझा के छोड़ दिया तो, क्योंकि ये विवरणात्मक तौर पे हमने लिखवाया है। ये कब याद रहता है? जब ये आपको याद रहेगा, तब जाकर के ये सुविधाजनक आपको लगेगा। ठीक है? ध्यान से। इसमें पहला नियम आया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है? ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई और वी, आई और वी, अगर इसकी जगह वी भी आ जाए या आई तो आई रखा है, वो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। इसका सब्जेक्ट ये है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आई और वी आया है और यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन आया है, कोई भी प्रोनाउन, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, कहने वाला आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाम को छोड़ देते, आ रही बात नहीं है। कुछ भी आए और यहाँ पे आई और वी आए तो यहाँ पे वो ही रख देंगे हम। अगर यहाँ पे आई और वी आए, यहाँ पे ही होता तो ही रख दी, सी होता तो सी रखते, दे होता तो दे, इट होता तो इट। आ रही के बात समझ में? ये आपकी नींद है कि
हाँ, हम समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे ना, वही समझा रहे हैं हम। जैसे फिलहाल तो हमने इतना ही बोला है कि केवल यहाँ पे प्रोनाउन शब्द होगा तो सेम लिख देंगे। अगर यहाँ पे नाम दो होंगे का तो लड़की का है लड़का का, है ना। कहने का मतलब पुरुष या महिला, अब किसी को बूढ़ा को नाम आ जाए तो हाँ बोल सकते हो भाई। तो इसमें पुरुष और महिला की बात हो रही है। अगर यहाँ पे पुरुष का नाम आया है तो ही लिखेंगे और स्त्री का आया है तो सी लिखेंगे। बात खत्म, आगे बात समझ में, लेकिन समझ में नहीं आती। हम बोलते हैं दावे के साथ, क्योंकि हमें 18 साल का अनुभव होता है। हम बच्चे का दिमाग तुरंत पढ़ लेते हैं, अब समझ में आ रही है। लेकिन कल परसों में पूछेंगे ना कि मामला क्या है, नहीं पता, भूल जाओगे। ये हकीकत है, उन्हीं भैया बहनों को याद रहेगा जिसका खोपड़ा पड़ा चलता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि लास्ट तक भूलते रहोगे, हम याद दिलवाते रहेंगे और लास्ट में उंगली पे याद होंगे आप। ठीक है, तो इसके अनुसार बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया क्या? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे आई हो या फिर वी हो और यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन शब्द हो, सेम वही लिखना है। बदलाव हो गया ना, लड़के का नाम होगा तो ही लिखेंगे और लड़की का होगा तो सी लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब सुनना, यहां पे अब नियम लगाने हैं, तीनों नियम। ही का ही लिख दिया, स्टेज टू किस में बदलना है, सेल्फ में। अब ये भैया देखो इसने सही पकड़ा है, क्योंकि ये विक्रांत भैया 9th क्लास में हो ना, हाँ 2-3 साल से आ रहा है, हर बार पढ़ता है, 8वीं क्लास को पढ़ाते हैं, 7वीं को पढ़ाते हैं नरेशन का टॉपिक, और है उनके सब्जेक्ट में, लेकिन स्कूलों में नहीं पढ़ा। और 10वीं में आएगा तभी बोलेगा दमादम तो सर ये टॉपिक मत पढ़ाओ, ये कहेगा ना भैया याद है ऐसे। और ऐसे भैया ही रहते हैं जो हमारा भी नाम करते हैं और माँ बाप का नाम करते हैं। 10वीं तक तो टीचर अगर स्कूल पढ़ाएगा ना मैडम, बुराई नहीं कर रहे, उनको थाम देगा, उनको ये ऐसे नहीं आएगा ऐसे आएगा, होगा ना भैया। हाँ माने थाम दे दो सर जी स्कूल नहीं आओ, गलती हो जाती है भैया, इंसानों से होती है। तो यहाँ पे इनका प्रयोग कंडक्शन वर्ड क्या लगा दिया हमने, दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ये है, ही लिख दिया। अब देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो है टेंस पढ़ाया ना हमने आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे टेंस से संबंधित प्रयोग नहीं हुआ है। कभी आप ऐसे समझोगे सर जी हैव आया है तो आपने तो हैज कर दिया, क्यों कर दिया? टेंस वही बदलाव नहीं हुआ है, केवल सब्जेक्ट यहाँ पे सिमिलर है तो हमने हैज का प्रयोग किया है। बाकी एक ही टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट ही है, बदलाव तो नहीं हुआ है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है, हैव का। उसके बाद में रीड इंग्लिश, ठीक है क्या। नेक्स्ट, अब यही नियम लागू है ना फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यही तो नियम लागू है। अब देखिएगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, समझो। हाँ यही कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। एस आ रहा है मतलब रोशन सिंह है, और रोशन सिंह कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है, इस चीज को नहीं बोलना है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसके सेंटेंस की शुरुआत, ये पूरा सेंटेंस है, शुरुआत किससे हो, सेकंड पर्सन यानी यू से हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। अब मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। तो यहाँ पे क्या लिख देना हमें, अभी क्या बात समझ में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप, क्योंकि ऑब्जेक्ट बोला है तो ऑब्जेक्टिव रूप ही आने वाला है, सबका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव रूप आएगा समझ में। तो यहाँ पे हमें उसका सब्जेक्ट रूप लिखना होगा। अगर मी आ गया तो क्या लिखेंगे, आई। हिम आ गया तो क्या लिखेंगे, ही। हर आ गया तो क्या लिखेंगे, सी। दैम आ गया तो क्या लिखेंगे, दे। ये प्रोनाउन संबंधित पढ़ाने वाली लिख पाइए, याद होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है। केस का मतलब ऐसे नहीं कि थाना में केस कर दिया, केस का मतलब क्या होता है, कारक। कारक पढ़े हैं आपने, हैं नहीं पढ़े, हिंदी में नहीं पढ़े कारक, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े, ये याद दिलवाना पड़ता सबके बारे में। हाँ हम पूछेंगे रामलाल को जानते हो, वो पाएंगे वो और रिजान है, यही बात है। चलो
बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, हालांकि पढ़ा हुआ सब कुछ है आपका। यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ईजीएमआर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प वर्ब है, केवल सब्जेक्ट को देखते हुए हमने क्या लगा दिया, एम। ठीक है, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद में सुनेंगे सो, अंडरस्टैंड। अब देखो नोट लगा के यहाँ पे लिखा गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पर्सन यू से, ठीक है, हो रही है, से हो और रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न हो, क्योंकि नियम हमने लिखवाया ना कि सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट ही गायब है, अब किसके अनुसार बदले, समझते हैं ना। कभी कभी स्थिति होती है ऐसी, तो ऑब्जेक्ट न हो तो यू का ऑब्जेक्टिव केस छोड़कर, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है ना, यू, यूर, यू। सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। इसको छोड़कर बाकी सभी प्रोनाउंस वर्ड का ऑब्जेक्टिव केस मानकर यू को बदल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी मैंने शायद राइट किया है यहाँ पे, हालांकि यहाँ राइट करना भी चाहिए था, इसमें दोनों का काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे आई से, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आई से को हमने रख दिया है ना। हाँ, अगर हम आपसे पूछे किसी से कि यहाँ पर से को टैल में क्यों नहीं बदला, तो एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा जो बता सकता है मुझे कि से को हमने टैल में क्यों नहीं बदला, से ही क्यों रखा है। हाँ, भूल गई 2 मिनट में, बताओ भैया, क्या नाम आपका, कंचन, हाँ बताओ, शाबाश, वेरी गुड, यू आर स्टैंड अप। कंचन नाम है ना, चंचल, अच्छा भैया, हाँ उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने ना, हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट कमी ये रही है कि हमें बच्चों का नाम बहुत कम ध्यान रहता है। हाँ बताओ, क्या रीजन है कि यहाँ पर हमने से को से ही रखा है, क्या कारण है। गुड मॉर्निंग, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, टू। हाँ, आप इस प्रकार से बोल दीजिएगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। हालांकि टू तो आ भी सकता है, हालांकि वो आपकी बात सही है, टू प्लस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसमें से को टैल में नहीं बदलेंगे, ये नियम लिखवाया फर्स्ट नियम ने आपको, और अभी जस्ट समझाया भी है, समझाया है ना, शाबाश, वेरी गुड, सिट डाउन, टेक योर सीट। बस इसी को बोलते हैं IQ। आपने 9th में पढ़ा है भैया ये टॉपिक, नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा है भैया जी। हालांकि यहाँ पे जो विद्यार्थी आते थे 9th क्लास में, उनको तो पढ़ा दिया था ना, पढ़ा दिया था ना। इसी को बोलते हैं कैचिंग पावर। और अभी तो आगे आगे और पता लगेगा, खुद को पता लग जाएगा। एक साथ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखवाएंगे और याद करवाएंगे, याद करवाने का प्रयास भी करवाएंगे। उसमें 5-7 बच्चों का हाथ प्रोग्रेस का मतलब समझ जाना कि हम तोड़ हैं, हम क्या है मानसिक रूप से। हाँ, ये देख लेना कुछ समय के बाद में आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि हम कितने तोड़ हैं और हमसे ज्यादा कितनी होशियार है, और वही आकलन निकाल लेना कि मेरी परसेंटेज कितनी बनेगी। और हम तो भविष्यवाणी भी करते हैं ना, हर साल करते हैं कि तेरी परसेंटेज इतनी बनेगी, तेरी इतनी बनेगी, बनती है, भविष्यवाणी करते हैं। देखो आगे, हाँ यहाँ पर से को हमने से रखा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसमें टैल नहीं लिखा। उसके बाद में कंडीशनर क्या लगा दिया हमने, दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन में है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार ना, ऑब्जेक्ट का है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो 5 मिनट हो गए, ऑब्जेक्ट उसमें है ही नहीं, तो हाँ ध्यान अभी रख दो ना 2 मिनट। यहाँ पर दैट लगा दिया। अब यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, यू होता है ना, और यू का ऑब्जेक्टिव रूप अगर यू मान ले तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यू ही आएगा ना सब्जेक्टिव रूप। इसलिए यू का ऑब्जेक्टिव रूप को आप नहीं मानो यहाँ पे, और अपने दिमाग में चाहे दूसरा किसी भी प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है ना, उसका ऑब्जेक्टिव केस मान लो। आई का मी मान लो तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई आ जाएगा ना, मी माना हमने यहाँ पे, क्या माना है, तभी तो आई आएगा ना सब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे हमने हिम मान लेते फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या जाता, ही आ जाता ना। यहाँ पे हर मान क्या जाता, सी, दैन मान लेते क्या जाता, दे, आरी बात समझ। अस मानते क्या जाता, वी आता ना। तो इसलिए यू का ऑब्जेक्टिव केस ना मान करके बाकी का किसी का भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस मान लो, और उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत से भैया बहनों को तो ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि ये सब्जेक्टिव केस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है क्या, ये आ रही क्या बात तुम्हें। हाँ, ये पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, पूरी
पिक्चर है। अब इस पिक्चर के बीच में आ गए ना, पता ही नहीं लगेगा 2-4 दिन तक कि सनी देओल कौन किसका बाप, माँ, बहन, काका, ताऊ, पिक्चर में होते ना सारे रिलेशन के रूप में, तो उसको मार दिया गोली, ये पिक्चर ही है। अगर शुरुआत से आप देखोगे और लास्ट तक देख लोगे, कहने का मतलब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पढ़ा है ना, तो शायद आपको 50 या 60% समझ में आ जाए। और बीच में अगर पिक्चर में आ गए कोई, तो उसके लिए मतलब 20 से लेकर लास्ट तक ये मान लो वैसे चलेगी रामायण, कुछ समझ में नहीं। इसलिए जैसे कि हम दोबारा से पढ़ाते हैं तो रियलाइज करते हैं ना टॉपिक को, कि कुछ नए भैया बहन आ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत समझने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नोट का हो गया। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, कहने वाले ये रिपोर्टेड स्पीच है ना हमारा, इसकी शुरुआत किससे हो, ही से हो, सी, इट, दे से हो, तो इंडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन से संबंधित बदलाव नहीं किया जाएगा। ही को ही लिखेंगे, सी को सी लिखेंगे, दे को दे लिखेंगे, इट को इट लिखेंगे। ठीक है, क्या यह लिखा है ना कि थर्ड पर्सन नो चेंज और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड? नो चेंज। अच्छा, ले आओ। टेबल कम है क्या? ये इसका आधार कार्ड। अच्छा, 1 ठीक है। तो ये आधार कार्ड में फोटो कॉपी करके बच्चे को दे देना सकते हैं। ठीक है, कोई ठीक है, ठीक है, उसको आधार कार्ड दे देना। हाँ, मैं दे दूँगा। ठीक है, थोड़ा ख्याल कर लेना, नो टेंशन हो आप, नहीं बहुत सही, आपके बाद 2-4-5 दिन रेगुलर हो जाएगा उसके बाद। हाँ, नहीं बच्चा भी आपको तो ऐसा करेगा, मैं नहीं करेगा। नो टेंशन। देखो इधर टेंस से संबंधित बदलाव, यहाँ तक देखिएगा मोहन सेज में सेज रखा है, टेल्स में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। कन्वर्सेशन वर्ड दैट ही इज गोइंग टू अलवर। टेंस से संबंधित बदलाव ये हमें देखो वैसे जरूरी में समझा देता हूँ, बाकी इसके बाद दूसरा नियम है तो उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर के बेस्ट तरीके से समझ में आएगा आपको, है ना। इसको जरूरी वैसे मैं पढ़ देता हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन या बदलाव नहीं करेंगे। सबसे पहले बदलाव किया कि हमने किसी कहीं पर भी नहीं किया ना, तो कहने के मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किसमें था, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। तो हमारे फ्यूचर तो नहीं लिखा ही है, सारा किसमें था, प्रेजेंट में। से के आगे एस या एस लग रहा था। ठीक है, क्या राइट कर लो ना।